पेश है गुड मॉर्निंग J&K। इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल, खैर मकदम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और आज भी हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, हमारे मुखलिस और मुहिब दोस्तों के लिए हमारे लबों पर यही दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बस तो सलामत रहें, बखैर आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें। और इस शुमारे की रवानी के लिए आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरा साथ निभाएंगे वसाफ जीलानी। अस्सलाम वालेकुम वसाफ, क्या हाल चाल? सेहत छस ठीक? वनिवज की गर्मच दलील 5 कोरस क्रॉस है, 5 कोरस क्रॉस कशन खतर गो 30 पत यानी 40 जन गो पार। बिल्कुल अमार मे बसान कि अख चीज जिस में नोट्स कोर कि सो गो कि ये 30 डिग्री तो मे बसान नबर सो 28 या 27 ये ज्यादा पान यह पन ऑब्जर्वेशन बह अत मज गलत या तुह मुशाहिद कोर बह अत मुतल कहीं वन तो मगर मगर इंटेंसिटी ओतर पे वुच गर्मच सो ज्यादा ये 5 बसान जन 40 डिग्री एग्जैक्टली वो चीज़ है। और अस वुच अत मज कि कल आर ये नाल लुक गसान बच्चे गसान स्नान कर ये गर्मी हज शिद्दत थोड़ा कम करने खतर तो बेच खुशी हज कत बिल्कुल यथ मुतलिक सारी सन बच्चे वनकन खुश सरमाई ततीलात गए अनाउंस, समर वेकेशन गए अनाउंस 1 से लेकर 10 जुलाई तक जो है समर वेकेशन हो जाएंगी। और रात उस में बाद दोपहर जो मौसम ने करवट ली थोड़ा बहुत राहत ली हमने, हालांकि वो कुछ एक तूफानी ऐसा वो मौसम हो गया और जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी भी हुई और हवाएं भी चली, लेकिन थोड़ा बहुत बारिशें भी हुई जिसकी वजह से हमने राहत की क्योंकि ह्यूमिडिटी थी, ह्यूमिड कंडीशंस थी। और लेकिन ये बात कि हर मौसम के साथ आप देखिए एक सेट ऑफ एक्टिविटीज भी आती हैं। अगर हम विंटर की बात करें तो लोग जो है स्कीइंग करने जाते हैं, हरिसा का एहतमाम होता है और कुछ डिशेस का एहतमाम होता है। समर में मशरूबात लोग ज्यादा पीते हैं, हमारे बच्चे आइसक्रीम्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। और हमारा उसके साथ साथ ही जब मैं यहाँ से आ रहा था कि बच्चे जो है क्रिकेट ग्राउंड्स में एक्टिविटीज कर रहे थे, एक्सरसाइज ड्रिल्स कर रहे थे, इसके साथ साथ ही आज कुछ पीस फॉर पैडल रेस भी थी साइकिलिंग वाली, तो इन एक्टिविटीज का भी जो है इन दिनों हम देखते हैं कि ज्यादा होती है इन दिनों इन कंपैरिजन टू मतलब जो डिफरेंट मतलब बेश वुचान कि 15 जून तान तो ब्लोवर कमरन मज गो एक तरह से एक सडन चेंज हुआ तो बसान तम कि ज्यादा पहन गो साइकिलिंग स्टेशंस, डॉकिंग स्टेशंस देख ना जाए जाए युथी सुबह स्टूडियोस कुन अत वुचान टूरिस्ट तम एप्लिकेशन इस्तेमाल करान पे साइकिल अनलॉक करान तो सिटी टूर करान तो साइकिल पे यह सान माहौल खतर असल तो इंसान सद सेहत खतर। बिल्कुल बे हमारा रात करो
it पट के रात को शाम पत पे रात रूद थोड़ा बहुत करे रिलीफ अस मिलो राहत की सांस मिली तो अत से अमार तो सब नोट ऑब्जर्वेशन मेरी जो मुझे बड़ा पसंद है कि ये रूद पे वहाँ गर्म पत ये रूद पे तम पत मुश्क आसान वो स्मेल होती है इसमें सो मुझे वो बड़ी फैसिनेट करती है क्या कि इट ब्रिंग बैक लॉट ऑफ माय चाइल्डहुड मेमोरीज हाँ नॉस्टैल्जिया जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उस बाहर मेरी जो ये ब्रॉट अप आउटसाइड तो तत पे अक्सर जुलाई तो अगस्त पे रूद क्या बरसात तो तम पे यु मुश्क सो रात गो में सुबह एहसास हाँ वो मिट्टी की सुगंध तो वो बड़ा एक ये है शायद पन्नाक बेशक पन्नाक जो हमारा समर का मौसम होता है तो खैर आज भी जो है मौसम गर्म ही रहेगा लेकिन हल्के सी तरफ से जुज़वी तौर पर अबरारूद रहेगा मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। श्रीनगर में जम्मू में 37 और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस, लेह में 22 और कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। SAG रोड पे आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। मुगल रोड पे आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। ताहम मज़ीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी मिले। और इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी रुक कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बहुत शुक्रिया वसाफ इन अपडेट्स का। और आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा की भी आमद बिल्कुल आमद है और जो है लोग खरीदारी के लिए अब बाजारों का रुख कर रहे हैं तातिश वसदरस और कुर्बानी का जानवर जो है खरीदने के लिए जा रहे हैं और बहुत एक फेस्टिविटी अभी से शुरू हो गई है। और आज भी बहुत लोगों का प्लान होगा क्योंकि संडे एक तातील का दिन मिलता है जहां लोग जो है सेहत अफ़ज़ा मकामात का रुख करते हैं। तो उसमें आप सबसे यही गुजारिश रहेगी हमारी कि ये जो जगहें हैं इनमें इनको अल्लाह ताला ने जो है हुस्न से नवाजा है, इसको अल्लाह ताला से ने ताजगी और शफाफियत से नवाजा है। तो हमारी कंसिडरेशन रहे कि हम उस माहौल को जो है आलूदा ना करें, हम वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ से वो एनवायरनमेंट जो है उसको पोल्यूट ना करें। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आप। खैर आज सबसे पहले इंतज़ार आपको होगा कि आज मौसीकी की कौन सी सौगात हम आप तक पहुँचाएंगे। राजा बिलाल और शाही मुमताज़ की आवाज़ में एक नगमा हमने आपके लिए आज सुबह सुबह रखा है। उसके बाद एक बहुत ही अहम मौजू पे एक बहुत ही अहम मेहमान से गुफ्तगू करनी है। आप बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। सुलहमा रोशे रोशे बलो म्यानी पोशे मदनो सुलहमा 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 सुलहमा
सुलहमा सुलहमा सुलहमा Valves gatsvai hiye yusmud sukatu वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। गुड मॉर्निंग जे.एन.के आप बराह रास्त डीडी कशीर चैनल पे देख रहे हैं और नाज़रीन इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं 24/7 तो ये अपलोड थी गसाज प्रोग्राम मोकलान तम पे अपलोड गसान तो तम पे हेकू तुम वुचित तो गसन यूट्यूब चैनल पे सो हेकू तुम सब्सक्राइब कर तो हेकू तुम मजीद सन प्रोग्राम तम हेकू तुम वुचित बे बसाफ ये प्रोग्राम मकलत पे गर गसान पन परफॉर्मेंस वुचन खतर यूट्यूबस पे गसान पे वुचान कत गलती वलती मागे सुधार मे बासान मे मतलब ट्रिक करान कि करान स्क्रॉल बैक नाज़रीन मोहतरम अगर तुम मिस गुमुत तो हेकू स्क्रॉल बैक कर लाइव चलान 24/7 तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो खैर नाज़रीन मोहतरम आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से, लेकिन उसके लिए रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। यूं गए यूं आते हैं वापस। आप देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिताब की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के जो हर दिन हर सुबह हम आप तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुंचाते हैं। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं। नाज़रीन मोहतरम, एक कॉल मुझे याद आ रहा है अहमद जावेद साहब का। वो कहते हैं कि जिस कौम की ज़बान तरक्की याफ्ता नहीं होती उस कौम का जहन भी पसमानदा रह जाता है। और हम मुल्क की सतह पे बात करें तो यहाँ पे इतनी तहजीबी और तमद्दुनी रंगारंगी है, इतनी ज़बानें हैं, इतनी बोलियाँ हैं और इन तमाम ज़बानों को तरवीज और तरक्की देने के लिए बहुत सारे इदारे काम करते हैं, बहुत सारी तंजीमें, अदबी तंजीमें काम करती हैं, लेकिन मुल्क की सतह पर एक बहुत ही मोतबर इदारा और काबिल कदर इदारा जो ज़बानों को फ़रोग़ देने के लिए, तरक्की देने के लिए काम कर रहा है, अनथक कोशिशें कर रहा है, जिसे हम साहित्य अकेडमी के नाम से जानते हैं। और आज हमारी खुशबख्ती, हमारी खुशकिस्मती कि साहित्य अकेडमी की वाइस प्रेसिडेंट नेशनल साहित्य अकेडमी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी। और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के में। आप सिर्फ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट साहित्य अकेडमी ही नहीं हैं, आप हिंद
हिंदी डिपार्टमेंट की भी हेड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा आप एक क्रिटिक हैं, आप एक राइटर हैं, आपका खासा जो है ख़वातीन और तालीम है, ख़वातीन और मीडिया है, बहुत सारी चीज़ों पे आपने जो है आर्टिकल्स लिखे हैं। आपके लेख जो हैं बहुत ही अच्छे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं। एक मुसन्निफ़ा भी हैं, काफ़ी किताबों को आपने ऑथर भी किया है और उनको भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका पूरे कश्मीर की तरफ से हम इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि आज पहली मरतबा आप आज हमारी वादी में आई हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ आना और यहाँ पे रहना आपको अच्छा लग रहा होगा। सबसे पहले चूँकि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि जब भी कोई मेहमान आए तो क्योंकि हम कहते हैं ना कि किसी भी पर्सनालिटी की जब हम बात करें, पर्सनालिटी में सबसे असर इस बात का रहता है कि आपकी तरबियत किस माहौल में हुई है, आपको आपकी परवरिश किस माहौल में हुई है, आपको कैसे पाला पोसा गया है। तो सबसे पहले हमें वही बचपन की खट्टी मीठी यादें बताएं। आप कहाँ से हैं, क्या किस माहौल में आपका बचपन गुजरा? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए भी, आपका शुक्रिया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मेरी पैदाइश मेरठ में है, जो कि वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, लेकिन मेरी परवरिश हुई है ईस्टर्न यूपी में इलाहाबाद में, जिसको हम साहित्यिक सांस्कृतिक नगरी कहते क्या हैं। बात, क्या बात। और वहाँ मैं पली बढ़ी, मेरी एजुकेशन भी वहीं से हुई जी। और पूरी एजुकेशन मेरी वहीं से हुई। मैंने वहीं से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया, पीएचडी किया, और मेरी जो कर्म भूमि रही वो दिल्ली रही। दिल्ली। और बचपन की अगर बात करूं तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे रूट्स जो है गांव में थे, मेरठ के पास से गांव में। लेकिन जब मैं 2 साल की थी तो फादर की पोस्टिंग होती रहती थी और माँ गांव में रहती थी। फिर माँ ने कहा कि नहीं, अब मुझे बच्चों को पढ़ाना है। हम 4 बहनें थीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब पिता के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मतलब जाना होगा। उन्होंने ज़िद की और वो निकल करके वहाँ से आई। और मेरे पेरेंट्स बच्चों की एजुकेशन को लेकर के बहुत सजग थे, बहुत सीरियस थे। तो मेरे फादर ने ऐसी जॉब चुनी, इलाहाबाद उस समय सेंटर था एक तरह से एजुकेशन का, लिटरेचर का, कि ताकि उनको कहीं ट्रांसफ़र उनका ना हो और वहीं रहे वो। तो वहाँ फिर हमारी एजुकेशन हुई और उस इलाहाबाद ने मुझे गढ़ा है, मेरे पूरे व्यक्तित्व को आकार दिया है उसने। क्या बात। और वहीं मेरी जो दिशा थी वहीं से तय हुई। और मैं याद करूं कि जैसे होता है स्कूल में आप जाते हैं, आपको पता नहीं होता है कि किधर जाना है जी। और वो ज़माना था कि लड़कियों की अपनी कोई से नहीं होती थी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है। तो ये होता था कि उस समय हमारे ज़माने में साइंस को बहुत महत्व दिया जाता था। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं उतने। तो मेरे फादर ने भी मुझे मैथ्स दिलाया हाई स्कूल में। जी। मैथ्स मुझे अच्छा नहीं लगता था जी। और मैंने नहीं अच्छा लगता, कोई चीज़ तो नहीं अच्छी लगती, रुचि नहीं है रुचि। ब्लैक बोर्ड पे वो इक्वेशन तो नहीं याद होती थी। तो एक बार मैं क्लास में ही रोने लगी, तो मेरी टीचर ने बुलाया कि क्या बात। मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने बहुत समझाने की, क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था मैथ्स पढ़ने का। मैंने घर में कहा कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो मेरे फादर ने कहा कि ट्यूटर लगा देते हैं। ट्यूटर भी आया पढ़ाने के लिए, 1 महीने ट्यूटर ने भी पढ़ाया। मैंने कहा मुझे पढ़ना ही नहीं है। फिर मैंने कहा अपने घर में कि नहीं, मैंने पहली बार मैंने ये कहा कि नहीं, मुझे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। जी। बहुत बेमन से पिता ने कहा जाओ। फिर जो है ये हुआ कि 12th में मुझे ऐसे सब्जेक्ट दिलाए गए कि भाई साइंस नहीं पढ़ रही हो तो ठीक है, अब ऐसे सब्जेक्ट होंगे ताकि आगे आईएएस की तैयारी। एक तय कर दिया गया कि अब आपको आईएएस बनना है तो आपको सोशल साइंस ले लीजिए, इस तरह के सब्जेक्ट स्कोरिंग हो। ठीक है। तो मतलब अब डेस्टिनी कुछ और होती है और आपके लिए तय करते हैं रास्ते दूसरे लोग। तो खैर
धीरे धीरे ये हुआ कि जो कि मैं बता रही थी कि वो शहर ऐसा था कि जहाँ लिटरेरी एक्टिविटीज होती थी, मैं डिबेट बोलती थी। तो एक बार डिबेट का जो प्राइज था वो सुमित्रा नंदन पंत ने दिया। तो सुमित्रा नंदन पंत जब स्टेज पर बैठे हुए थे तो सबसे पहले मैंने देखा कि कोई महिला, मतलब उनके लंबे लंबे बाल होते थे, आपने अगर देखा हो तो बाद में पता लगा नहीं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो उनसे पुरस्कार लेना अपने आप में मुझे बहुत गर्व। तो उनको जाना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को देखा, तो लिटरेरी पर्सनालिटीज को हम देख रहे थे। फिर मेरा इंटरेस्ट जो है लिटरेचर की तरफ बढ़ने लगा। अच्छा, और इसलिए भी बढ़ा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी वो क्रॉसवेड गर्ल्स इंटर कॉलेज है, वहाँ इंटरमीडिएट को भी कॉलेज कहा जाता है, दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो वहाँ जिस कॉलेज में पढ़ती थी मैं बहुत शैतान थी। मैं एक जगह बहुत देर तक नहीं बैठ सकती थी। और हमारी जो प्रिंसिपल थी बहुत स्ट्रिक्ट थी, महाराष्ट्रियन थी, मिस नावलेकर। तो उनका सजा देने का एक तरीका था कि अगर क्लासेस के बीच में रिसेस के अलावा कोई अगर बाहर पाया गया तो जहां वो जो लड़की पाई, गर्ल्स कॉलेज था, जो लड़की जहां पाई जाएगी वो पूरे दिन वहीं बैठी रहेगी जब तक छुट्टी नहीं हो जाएगी। ये क्लास बंक करने की सजा। हाँ, तो हमारा जो कॉलेज था बहुत बड़ा, उसका कैंपस बहुत बड़ा था। और एक कैंपस में बिल्डिंग्स थी जहाँ क्लासेस लगती थी, और एक तरफ पूरे कैथा, इमली और उसके पेड़ थे आम के। हम लोग घुस जाते थे उसमें और पकड़े जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अमरूद के तोड़ने के लिए मैं चढ़ी, तब तक वो प्रिंसिपल आ गई। उनका अब तुम सारा दिन यहीं बैठी रहोगी। और मेरे साथ जो लड़कियां थी वो भाग गईं। तो उनके जाने के बाद जब रिसेस हुई तो आई, उनका कि जरा अमरूद दो। तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम लोग मुझे छोड़ के भाग गए थे। फिर उसमें से एक ने कहा, सीनियर जो थी, अरे तुम जहां बैठी हो वहां सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा कविता लिखती थी। तब मुझे पता लगा कि हिंदी की इतनी बड़ी कवित्रियां मेरे कॉलेज से हैं। तो उनके बारे में जानने की, और फिर हम झांसी की रानी जो कविता है वो कई मौके पर स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी पर वो पढ़ी जाती थी और एक्टिंग भी होती थी उस पर। तो एक साहित्य के प्रति एक रुझान आपका पढ़ने के प्रति और बढ़ गया। फिर जब हमने बीए किया, बीए करने के बाद हमने कहा कि हम आया कि आप एंशिएंट हिस्ट्री लीजिए। मेरे पिता ने कहा, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हिंदी से एमए करना चाहती हूँ। कहा कि हिंदी से, लिटरेचर से? लिटरेचर का कोई माहौल हमारे घर में नहीं था, केवल मैगजीन्स आती थी, चंदा मामा, वो जो बचपन की। लेकिन ये नहीं पता था कि अगर हिंदी में हमने तालीम ली फिर आगे क्या करना है, स्कोप क्या है? स्कोप का भी नहीं मालूम था, बस ये था कि मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर की तरफ गया और मैं बाल साहित्य भी पहले पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे लिटरेचर की तरफ पढ़ने लगे। ये जो आपने एक यहाँ पे एक अहम सवाल मेरे जहन में, ये जो आपने कहा कि पेरेंट्स थोपते हैं कोई चीज़ अपने बच्चों पर। बहुत सारे बच्चे जिनकी रुचि शायद राइटिंग की तरफ हो, आर्ट्स में हो, लेकिन ये जो मुसल्लत करते हैं हम अपनी राय अपने बच्चों पर कि आपको फलां सब्जेक्ट में ही तालीम हासिल करनी है और इस प्रोफेशन में जाना है, तो आपको नहीं लगता कि इससे बहुत सारी एस्पिरेशंस जो हैं वो टूट जाती हैं, बहुत सारे ख्वाब जो हैं वो टूट जाते हैं? और क्या आपको लगता है कि अभी भी पेरेंट्स का यही रुझान है, यही रवैया है? अब ऐसा नहीं, अब काफ़ी बदला है। मतलब, और मुझे लगता है कि लड़कों के लिए ऐसा नहीं होता था, और लड़कियों के लिए खास तौर पे होता था कि, लेकिन अब तब्दीली आपको लगी? लड़कों के लिए भी होता था पर इतना नहीं होता था, लड़के अपनी बात मनवा लेते थे। लेकिन अब तो मतलब मीडिया ने बहुत कुछ चेंज किया है चीज़ों को और बहुत अवेयरनेस भी आई है। और फिर मैं जो बता रही थी आपको, फिर ये हुआ कि नहीं, हिंदी से करके क्या करोगे, इसमें तो तुम्हें तो सिविल सर्विसेज में बैठना है, और फादर का था कि आईएएस ही बनाना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो, हमारे घर में सन्नाटा, और मैंने कहा बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं पढ़ना एंशिएंट हिस्ट्री। कहा नहीं, बड़ा स्कोरिंग है, मार्क्स आएंगे इसमें, आईएएस में। तो खैर मैंने किसी तरह से मनाया और उसमें मदद की कि मेरे हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे ग्रेजुएशन में। अच्छा। और 7th पोजीशन पूरी यूनिवर्सिटी में थी, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम था। तो उनका, फिर फादर ने कहा, पहले उसने जिद की थी कि मैथ्स नहीं पढ़ना, फिर ये जिद करेगी हिंदी में, तो ठीक है। फिर एमए करते करते ये हुआ कि हाँ,
उससे पहले मेरा एक आर्टिकल भी छप गया था। अच्छा, ग्रेजुएशन में आर्टिकल छप गया था मेरा। तो आर्टिकल क्या छपा था कि हमारा सरोजनी नायडू हॉस्टल हुआ करता था, उसके साथ गर्ल्स का अलग था यूनिवर्सिटी में, बॉयज़ का अलग था, लेकिन लाइब्रेरी जो है बॉयज़ वाले में थी। तो आना जाना तो शैतानियाँ इन लोग की भी देखते थे और छेड़छाड़ और ये सारी चीज़ें, तो बड़ा होता ना गुस्सा सा भी आता था। और देखते थे कि लड़के जो है मोटरसाइकिल जानबूझ के क्लास के जहाँ विंडो होती है उसके सामने वो किक मारते थे, जोर से आवाज़ होता कि देखें। मैंने कहा ये क्या है, लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं। तो पहला जो आर्टिकल मैंने लिखा वो लिखा अनुशासनहीनता की जड़ें कहाँ हैं, और वो आर्टिकल हिंदी में ही आपने पहली शुरुआत। तो वो अमृत प्रभात करके एक पेपर निकलता था इलाहाबाद से, वहाँ वो आर्टिकल छप गया। और छपने के बाद तो बहुत आनंद आया, छप गया। छपने के बाद कुछ एक आध महीने के बाद पोस्टमास्टर आया, बोला कुमुद शर्मा कुमुद शर्मा कुमुद शर्मा। मेरे नाम से तो कोई चिट्ठी आती नहीं थी। मैंने कहा मनी ऑर्डर है। तो मैंने कहा मनी ऑर्डर है, मेरा मनी ऑर्डर कहाँ से आएगा? तो देखा 40 रुपए का मनी ऑर्डर आया था। अच्छा। मैंने कहा आर्टिकल भी छपता है, 40 रुपए भी मिलते हैं, तो आपकी वो पहली कमाई वहां से हुई। तो वहां से धीरे धीरे प्रोत्साहन मिलता है। अखबार से जो वहां से वो 75 था, वहां से सोशल इश्यूज पे लिखना, महिलाओं के बारे में, वहां से आंगन के पार एक वहां कॉलम निकलता, उसी पेपर में निकलता था। युवाओं का एक कॉलम था युवजन। तो इस तरह से मैंने शुरू किया लिखना। और आकाशवाणी से भी फिर मैंने पत्र लिखा कि वहाँ युवाओं का कार्यक्रम आता था, आना चाहती हूँ। तो वहाँ से फिर इलाहाबाद में फिर आकाशवाणी में ऑडिशन टेस्ट भी दिया, ड्रामा का उसमें भी क्लियर किया। तो उस तरह से मैं चूंकि मीडिया की तरफ भी और लिटरेचर की तरफ, लेखन की तरफ भी आ गई, तो दिशा थोड़ी सी बदल गई। जी बिल्कुल। इस तरह से मैम इसमें ये भी है कि इलाहाबाद का आपने जिक्र किया। हम जब साहित्य से जुड़ी हस्तियों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, सवाने हयात पढ़ते हैं, तो इलाहाबाद की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि लिटरेचर की ओर आपकी रुचि बढ़ जाती है। ये क्या है उस माहौल में, कि आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर आपको मोटिवेट करता है वहाँ लिटरेचर? देखिए वहाँ पर एक है कि यूनिवर्सिटी से इतने बड़े बड़े लोग निकले वहाँ पे, हरिवंश राय बच्चन, और वहाँ सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इसके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ से, निराला, इतने बड़े कवि, महादेवी वर्मा। तो उनका वो स्थान है। जी। और मतलब आप दारागंज की तरफ जाते थे तो निराला का मकान है ये, अशोकनगर निकल जाते थे तो महादेवी वहाँ रह रही हैं, लगातार हिंदी साहित्य सम्मेलन वहाँ उनको सुनते थे बड़े बड़े लोगों को। तो उससे एक उसकी मिट्टी में कुछ ऐसा है कि वो साहित्यिक सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम बहुत होते थे और साहित्यिक कृतियों पे नाटक बहुत होते थे। जी। तो और वो जो हमारा ज़माना था वो बड़ा सीरियस, उस समय टेक्नोलॉजी इस तरह से नहीं थी कि आप 24 घंटे उसमें डूबे हुए। तो बहुत गंभीरता से साहित्य को पढ़ते थे। साहित्य को पढ़ने पढ़ाने का जो नज़रिया था वो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। आप साहित्य केवल वही लोग नहीं पढ़ते थे कि जो MA कर रहे हैं वो साहित्य पढ़ रहे हैं। वहाँ मैंने इलाहाबाद में बहुत सारे ऐसे लोगों को साहित्य पढ़ते देखा जिनका कोई ताल्लुक साहित्य की दुनिया से नहीं होता था। वो राइटर भी नहीं थे, राइटर के बीच में उठते बैठते भी नहीं थे, है ना, वो भी पढ़ते थे साहित्य। साहित्य की खूबसूरती यही है ना बस कि आपका कोई ताल्लुक ना हो, घर में कोई माहौल ना हो, लेकिन साहित्य जिस तरह से एक इंसान की जिंदगी के बारे में लिखता है और हर किसी गोशे, हर किसी पहलू के बारे में लिखता है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर ही लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आप में शऊर है, जमालियाती शऊर है, पढ़ने लिखने की और दिलचस्पी है, तो आप कनेक्ट कर ही लेते हैं। जी आप बिल्कुल। और मैं इसलिए आ रहा था कि साहित्य अकेडमी, साहित्य की बात हो रही है, तो इसके साथ कैसे वाबस्तगी हुई आपकी? आप इस टाइम पे एज ए वाइस प्रेसिडेंट नेशनल साहित्य अकेडमी, तो उसके बारे में होता है, क्योंकि अम्मार और मैं तो जानते हैं, लेकिन हमारे नाजरीन जो है जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे। जी, साहित्य अकेडमी एक राष्ट्रीय संस्था है और वो साहित्यकारों के लिए घर है। बड़ी पवित्र स्थली है जहाँ पर, और जहाँ एक साहित्य का और साहित्यकारों के लिए ऐसा मंच है जहाँ साहित्यिक गतिविधियाँ इतनी होती हैं जी, और इतनी क्रियाशीलता है वहाँ पर, जो कि एक उत्सुकता भी जगाती है लोगों में, उत्कंठा भी जगाती है। तो साहित्य अकादमी से साहित्य से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है किसी न किसी रूप से जरूर जुड़ना चाहता है। मैं भी GC की मेंबर बनी और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा, और
लोगों ने चयन किया और यहाँ तक पहुँची। जी, साहित्य एकेडमी के बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। और ये जो आपने कहा कि आज जो ये तेज़ रफ्तार दुनिया है, साहित्य को पढ़ने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, उसको इंटरनलाइज करने के लिए थोड़ा ठहराव चाहिए। आज की दुनिया में क्या वो धैर्य, वो ठहराव लोगों में है कि नहीं है, उस पर भी बात करेंगे ज़रूर। और साहित्य एकेडमी किस तरह से इस वक्त लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अखबारात की सुर्खियां जो हैं हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं ताकि वो भी अपडेटेड रहें कि आसपास क्या हो रहा है। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियाँ, उसके बाद प्रोफेसर कुमूद शर्मा से गुफ्तगू जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिटाव की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और वक्त हो चुका है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा, इससे एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। मौसम के हवाले से 25 से 28 जून तक गरज चमक के साथ साथ बारिशें मुतवक्का। जी हमारा उर्दू रोजनामा मेरे पास नाज़रीन मोहतरम और अपने सफ़े अव्वल पे रकम तराज है। तालीम दुनिया में तलबा को कामयाब होने के लिए बाइख्तियार बनाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन से खिताब। एक और ख़बर इसी अखबार से, उर्स मुबारक हज़रत बानी इस्लाम कश्मीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह आज मनाया जा रहा है। जी मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। क्रिटिकल स्टाफ शॉर्टेज कंटिन्यूज टू हिट पेशेंट्स केयर एट स्किम सोरा, पोटेंशियल रिलीफ एज इंस्टीट्यूट इनिशिएट्स रिक्रूटमेंट फॉर 125 ग्रेड्स 3 पोस्ट। जी एक अंग्रेजी रोजनामा वी द पीपल उन्वान के तहत ये खबर शाया हुई है। डिक्लाइन इन मेंटल हेल्थ पेंट्स ग्रिम पिक्चर, सो गवर्नमेंट नीड्स टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड फ्री एनवायरनमेंट टू यूथ इन JNK। जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। PM मोदी अराइव्स इन इजिप्ट ऑन 2-day स्टेट विजिट। आई एम कॉन्फिडेंट दिस विजिट विल स्ट्रेंथन इंडियाज टाइज विद इजिप्ट। जी हमारा उर्दू रोजनामा मेरे पास और इसमें भी एक खबर शाया हुई है। पुलिस सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश, अमन और इस्तेहकाम अहम अहदाफ। प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद, पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात, तकर्रुरनामे तकसीम अमित शाह। जी मेरे पास एक और अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। कश्मीर स्कूल्स टू क्लोज फॉर समर वेकेशन फ्रॉम जुलाई 1। 1 जुलाई से नाज़रीन मोहतरम समर वेकेशंस। जी आखिरी अंग्रेजी रोजनामा और NEP के हवाले से ये खबर शाया हुई है। NEP एम्पावर स्टूडेंट्स टू सक्सीड इन मशीन डोमिनेटेड वर्ल्ड, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में प्रोफेसर कुमूद शर्मा जी से, जो वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल साहित्य एकेडमी। साहित्य की बात चली, एकेडमी की काविशों पे आएंगे हम, लेकिन जो मैं कह रहा था वक्फे से पहले कि जो लिटरेचर को पढ़ने के लिए माहौल चाहिए, एक ठहराव चाहिए, धैर्य चाहिए, आपको क्या लगता है कि उसकी कमी की वजह से आजकल रीडरशिप कम हो रही है हमारी? आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। साहित्य के संस्कार, आप अखबार लेके बैठे हैं, सुर्खियां बता रहे हैं। जी एक ज़माना था जब हम लोग का जो था, जब हम युवा हो रहे थे, तो हर अखबार में जी एक पृष्ठ साहित्य के लिए समर्पित होता था और उसके माध्यम से
अच्छा साहित्य हर घर में पहुंचता था। साहित्य किताबें भले ही ना पहुंच रही हूं, लेकिन चूंकि अखबार जब पहुंचता था तो एक पृष्ठ आपके साहित्य के लिए सुरक्षित होता था, तो पूरे लोग पढ़ रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं अखबार के जरिए साहित्यिक अभिरुचि विकसित हो जाती थी लोगों में। वो धीरे धीरे से फिर वो साहित्य पढ़ना शुरू कर देते थे। लेकिन समय बदला, अखबारों का चरित्र भी बदला, ग्लोबलाइजेशन के बाद और ज्यादा बदला। और ग्लोबलाइजेशन के साथ जो टेक्नोलॉजी आती है, हाई टेक्नोलॉजी के युग में, जब मानव सभ्यता के 3 चरण हैं, 3 फेजेस हैं, अल्विन टॉपलर ने भी बात कही, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। थर्ड फेज जो हाई टेक्नोलॉजी का फेज है, उसने 10-10 सालों के बाद बदलती है चीजें, लेकिन उसने तो बिल्कुल बहुत तेजी से चेंज कर दिया, और उस चेंज से बहुत कुछ बदल गया। हड़बड़ाहट सी एक दुनिया, मतलब आप देखिए कि, और हाई टेक्नोलॉजी जो आपके पास आ गई जी, और आपके पास 24 घंटे आपकी हथेली पर मोबाइल है। एब्सोल्युटली। और उस मोबाइल में बहुत कुछ सॉफ्ट है, एक्सेस है, सॉफ्ट मैटर इतना ज्यादा है आपके पास, और आपके लिए तय करना मुश्किल है कि आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें जी। तो एक तरह से उसका दबाव तो बना है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा पठनीयता, रीडरशिप कम हुई है, तो एक तो ये कि अब जो नौकरी है आपकी, रोजगार का जो क्षेत्र है वो भी बदला है। जी जी। 10 to 5 लोग बहुत मुतमईन आराम से, है ना, जी। समय होता था आपके पास। एमएनसी में आप काम कर रहे हैं, इतना 24 घंटे भी हैं तो भी आप जो है प्रेशर, उसका भी प्रेशर, दबाव है, बहुत सारे दबाव है आपके ऊपर। तो साहित्य के साथ, जैसे धैर्य की बात आपने कही, मैं कहूंगी उसके साथ लय बैठाने की जी के लिए जो आपको समय चाहिए, समय की कमी है, समय की मांग है, समय का तनाव है, तो साहित्य के साथ तन्मय भवन होने की स्थितियां उतनी नहीं रह गई हैं, ये मान के चलना होगा जी। दूसरी तरफ एक और बात है कि साहित्य जो है, अब आप महाकाव्य का स्थान पहले उपन्यासों ने ले लिया, बहुत रुचि से महाकाव्य लिखना कम हो गया, उपन्यास की तरफ लोग आए, 5-5 पृष्ठों के उपन्यास पढ़े लोगों ने जी। अमृतलाल नागर के उपन्यास बहुत मोटे मोटे होते थे, है ना, बहुत सारे लोगों के मोटे मोटे उपन्यास होते थे, पढ़ते थे हम लोग। अब 500 पृष्ठों का उपन्यास पढ़ने की फुर्सत नहीं है, पढ़ेंगे भी तो सरसरी, तो वो अब वो भी बदल तो रही हैं चीजें। एक और बात है कि जितने तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तो साहित्यकार पकड़ने की कोशिश तो कर रहा है उसको, लेकिन आप मान लीजिए कि आप 70 साल के हैं, आप लिख रहे हैं, तो 70 साल का साहित्यकार जो नई जनरेशन है उसको नहीं पकड़ पा रहा। उसकी जिंदगी में जो दबाव है, नए किस्म के जो दबाव हैं, लड़कियां 7 समंदर जाकर के नौकरी कर रही, बिल्कुल। इंटरमीडिएट के बाद नॉर्थ ईस्ट का लड़का साउथ पहुंच जाता है जी, बाहर चला जाता है, लड़कियां वहां जाकर के उनके क्या दबाव बनते हैं, प्रेम के तरीके बदल रहे हैं। सही। एक निष्ठ प्रेम का आदर्श बहुत पहले टूट गया था, अब ये है कि कितने कितने आपके ब्रेकअप होते हैं तो उसकी जो तकलीफें, उसका दर्द कैसा होता है नहीं मालूम। तो जो नया एक संसार बन रहा है जी, मुझे कोई ऐसी कृति, मतलब जिसको हम उस दुनिया को हम जान सके, तो वो इतनी तेजी से बदल रहा है, लेकिन साहित्य उस तेजी से बदलते हुए संसार की वो चीजें जी, उसको लाने के लिए समय भी चाहिए ना, समूह में, तो ऐसी कृतियां भी आनी चाहिए। साहित्य क्या करता है? साहित्य अंधेरे में रोशनी फेंकता है। क्या जिस दुनिया को आप नहीं जानते उससे आपको परिचित कराता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि साहित्य में जो उसका जो कंटेंट है नए तरीके से आना चाहिए। नए को आप कैसे लेकर के आते हैं? जी बिल्कुल। उसमें मैम आपका ये पहला विजिट है कश्मीर? जी जी जी। ये मैम मुझे बताइए कि क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एज अ हेड कर रही हैं हिंदी डिपार्टमेंट, तो क्या देख रही हैं आप यहाँ पे सिनेरियो? आई थिंक आपने विजिट भी किया होगा यूनिवर्सिटीज को, क्या सिनेरियो है यहाँ पे हिंदी की? जो तो मैं यहाँ पे नहीं गई और एक कार्यक्रम के लिए आई हूँ यहाँ पर।
बस जब वहाँ से चली थी और कश्मीर को जितना जाना था तो मुझे लगा था कि सबसे पूछा भी कि भाई ठंडक होगी, गर्मी के बावजूद आप नैनीताल में भी जाते हैं तो थोड़ी बहुत ठंड होती है उधर, तो वहाँ तो मैं केवल यही ऐसा हिमालयन रेंज छूटा था जहाँ मैं नहीं आई थी। आप वही परसेप्शन हाँ, तो मुझे वही था कि ठंडी हवाएं होंगी और बहुत सारे गर्म कपड़े भी साथ में रख लिए। जब यहाँ उतरे देखा बहुत, यहाँ तो बहुत गर्मी है। और लेकिन उतरते ही कश्मीर का जो अभूतपूर्व सौंदर्य है, और दिल्ली में तो आप आकाश को छूती हुई इमारतें देखते हैं, यहाँ आकाश को छूते हुए हमने वृक्ष देखे और ऐसा देखा कि जैसे प्रकृति जो है, प्रकृति अपने उल्लास को वाणी देती प्रतीत हो रही थी। चारों तरफ जब आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सचमुच जन्नत है, जिसको कहा गया कि स्वर्ग है। तो जाहिर है कि स्वर्ग में आकर के ऐसे किसको अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रही हैं, जो डिस्क्रिप्शन आप दे रही हैं, उसी से ये आया हो रहा है कि आप कितनी अच्छी लेखक रही होंगी और हैं भी इस वक्त। अब हमें ये बताइए कि जो आपने कहा कि एक अखबार में भी हम एक पेज मखसूस करते थे जिसमें लिटरेचर या आर्टिकल्स हों, पोएम्स हों, नज़में हों, वो शाया होती थी। ये जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, ये तेज़ रफ्तार दौर की बात की, क्या इससे ये फ़र्क भी करना मुश्किल हो गया है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी लिटरेचर क्या है और जो गैर मयारी लिटरेचर वो क्या है? उस फ़र्क भी नहीं रहा अब इस सोशल मीडिया की वजह से? जाहिर है। अब देखिए ना, आपके पास अपने साहित्य को, ये अच्छी बात भी है कि आपको अपने साहित्य को लाने के लिए संपादक का मुखापेक्षी होने की ज़रूरत नहीं है ना। और हर आदमी आप जो है सोचिए कि वो खुद ही संपादक है, खुद ही लेख, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, पब्लिक डोमेन ऐसा मिला है आपको कि आप उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, कुछ भी कोई भी अपने कोई टोल टैक्स नहीं है वहाँ पे, कोई भी अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ जा सकता है, पब्लिश नहीं करना तो है, ये है। तो वहाँ आपने तुरंत लिखा, तुरंत। तो आज लेखक बहुत हड़बड़ी में है और इतना लिखा जा रहा है, सचमुच इतना लिखा जा रहा है। लोग कह रहे थे लिखा नहीं जा रहा, हमने कहा लिखा तो बहुत कुछ जा रहा है, तो वो पढ़ा नहीं जा रहा। बिल्कुल। और आपने पठनीयता की बात कही, और अगर आपको पढ़ा नहीं जा रहा है तो आपकी किताब एग्जिस्टेंस में नहीं आती। आपकी किताब को एग्जिस्टेंस में लाने वाला कौन होता है? पाठक होता है। और पाठक को कई बार पता भी नहीं होता है कि किसको पढ़ना चाहिए जी। तो रचना और आलोचना के बीच का जो संबंध था वो भी पुख्ता होना चाहिए। अब अखबारों में भी जो समीक्षा आती है तो होता है कि वो एक विज्ञापन की जरूरत की तरह से आ जाती है। तो पहले गंभीरता जो साहित्य में थी, अब ऐसा नहीं है, बहुत सारी पत्रिकाएं बहुत गंभीरता के साथ लिख रही हैं, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी की बात आपने कही, तो टेक्नोलॉजी ने फेसबुक पर कविता है आपकी, तो उसमें ढूंढना, जिसको कहते हैं बहुत सारा अगर आपके पास हो, अब आपको फिल्टर करना है कि स्टैंडर्ड क्या है। हाँ, तो वो मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसमें ये भी एक मेरा सवाल होगा आपसे कि जब हम लिटरेचर की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, बहुत कुछ है वहाँ, लेकिन अब इंतखाब कैसे करें? और ये भी है, टू स्टे रेलेवेंट फॉर एन ऑथर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने ज़मान व मकान की अक्कासी करे, वो जिस दौर में रह रहा है उस दौर की तर्जुमानी करे, उस दौर को डिपिक्ट करे अपनी पुस्तक में, अपने लेख में। तो आपने जब इंतखाब पहले किया, किन राइटर्स को पढ़ा जिनको पढ़ के आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, इन्होंने जिस दुनिया में ये रहे हैं, जिस दौर में, जिस वक्त में ये रहे हैं, इन्होंने उस वक्त की सही रिप्रेजेंटेशन अपने लेख में की है? देखिए, पहले तो ये होता था, मैंने कहा ना, अखबार के जरिए, और ध्यान नहीं रहता कि कौन से लेखक पढ़ रहे हैं, पर कहानी पसंद आ रही है, आपके दिल को छू रही है ना। फिर आप एमए कर रहे हैं तो टेक्स्ट जो है आप पढ़ रहे हैं उसको, और उस समय जो उपन्यास आते थे, वो ज़माना था कि एक उपन्यास के लिए आप वेट करते थे। तो मुझे याद है कि मनु भंडारी का एक उपन्यास आया, आपका बंटी, पढ़ा, बहुत अच्छा लगा जी, है ना। धीरे धीरे फिर मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैं एक कॉलम लिखा करती थी, स्त्री रचनाकारों के संसार में स्त्री, जनसत्ता में वो आता था, और उसमें उनकी पूरे साहित्य को लेकर के जो स्त्री की इमेज है वो कैसी है, और मेरा देखने का नजरिया ये होता था कि जो स्त्री उनके रचना संसार में है, वो स्त्री समाज में व्यावहारिक रूप में है या नहीं है, और अगर वो आ गई तो समाज उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, आइडियल और रियल। हाँ, तो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि साहित्य में जो सच है, तो
हम कहते हैं कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, ये कहा गया है। जी जी। तो मेरा ये मानना है कि साहित्य समाज का पूरा दर्पण नहीं होता जी। अन्यथा सत्य कथाएं बिकती हैं स्टॉल पर, बिल्कुल सत्य कथा हो जाएगा। सत्य कथाओं का मनोहर कहानियां और सत्य कथाओं का स्टैंडर्ड आप जानते हैं। तो साहित्य केवल सत्य कथा नहीं होता, वो केवल यथार्थ नहीं होता, केवल यथार्थ का कोरा चित्रांकन नहीं होता, वो आगे के लिए आपको एक भाव दृष्टि भी देता है, एक विजन देता है आपको। और अगर आपके साहित्य में विजन नहीं है तो साहित्य का कोई महत्व नहीं है। मैम इस पे हम जरूर आएंगे और ये कंटिन्यू करेंगे विजन के हवाले से आप कह रही थी, लेकिन इससे पहले कि हमें एक हमारे कुछ सेगमेंट्स होते हैं, तो एक सेगमेंट है गुड मॉर्निंग एजुकेशन, गुड मॉर्निंग रोजगार का सेगमेंट। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हमारा अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आइए देखते हैं क्या कुछ है आज गुड मॉर्निंग रोजगार सेगमेंट में, जिसे पेश कर रहे हैं सलीम एजाज कपरा साहब। नाज़रीन मोहतरम, सुबह बखैर। पेश खिदमत है रोज़गार के हवाले से चंद इतलात आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में। आइए आज के शुमारे का आगाज़ करते हैं GMC बारामूला की इस इतला से। नाज़रीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत मुख्तलिफ नॉन फैकल्टी की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 33। असामी की तफसील यूँ है: पब्लिक हेल्थ नर्स 1 असामी, साइकेट्रिक सोशल वर्कर 2 असामियाँ, ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीजेज हेल्थ विजिटर 2 असामियाँ, थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन ENT सर्जरी 1 असामी, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन 2 असामियाँ, फिजिसिस्ट 1 असामी, फिजियोथेरेपिस्ट 1 असामी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 1 असामी, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट 1 असामी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन 2 असामियाँ, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर टेक्नीशियन थेरेपिस्ट 2 असामियाँ, ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन, टेक्नीशियन इन ऑडियो विजुअल एड्स, फोटोग्राफ एंड आर्टिस्ट 1 असामियाँ, स्टाफ नर्स 1 असामी, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 3 असामियाँ, क्लिनिकल स्टाफ फॉर कैजुअल्टी बेड 3 असामियाँ, डाइटिशियन 1 असामी और जूनियर स्टाफ नर्स 8 असामियाँ। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 65 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2023 मुकर्रर है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.gmcbaramulla.com। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर को नर्सिंग एड की असामियाँ एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 125। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 61 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.skims.ac.in। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 50। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तनख्वाह का स्केल 15,600 39,100 रुपये। वाज़ेह है कि उम्मीदवारों का इंतखाब UPSC की जानिब से लिए गए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन सिविल 2022 के मेरिट की बुनियाद पर होगा। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 मुकर्रर है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nhai.gov.in। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को मुख्तलिफ असामियाँ पुर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 388। असामी की तफसील यूँ है: जूनियर इंजीनियर सिविल 149 असामियाँ, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 74 असामियाँ, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 63 असामियाँ,
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 10 असामियां, सुपरवाइजर आईटी 9 असामियां, सुपरवाइजर सर्वे 19 असामियां, सीनियर अकाउंटेंट 28 असामियां, हिंदी ट्रांसलेटर 14 असामियां, ड्राफ्ट्समैन सिविल 14 असामियां और ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 8 असामियां। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.nhpcindia.com। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली को मरकजी सरकार के महकमा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में स्पेशलिस्ट की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामियों की तफसील यूं है: माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी स्पेशलिस्ट 26 असामियां और पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट 15 असामियां। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 29 जून 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.upsc.gov.in। और अब आखिरी इत्तला। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली को सीनियर रेजिडेंट्स और सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 528। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 28 जून 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.aimsexams.ac.in। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कापरा साहब, रोज़गार से जुड़ी कुछ अहम इत्तलात और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं प्रोफेसर कुमूद शर्मा जी से, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल साहित्य अकेडमी। इसके अलावा ये राइटर हैं, ऑथर हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे लेख लिखे हैं। मैम, आप इससे पहले कह रही थी कि साहित्य जो है, लिटरेचर जो है, हमें विजन देता है। तो मुझे एक बात याद आई, एक नाबीना जिसकी रोशनी चली गई है, वो एक आलिम के पास जाता है, पूछता है कि इससे बुरा क्या हो सकता है, मेरी अब आंखें चली गई। तो उसे कहता है कि इससे बुरा ये हो सकता है कि आप अपना विजन खो दें। आंखें तो आपने खो दी, इससे बुरा ये है कि आप विजन खो दें। तो एक कौम की जब हम बात करें तो उसके विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, उसकी तरक्की में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। और आपकी रुचि भी, आपका एम्फेसिस भी हमेशा एजुकेशन पे रहा है, खासकर स्त्री और तालीम, वुमेन एंड एजुकेशन। तो आज इस सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? कितना हम आगे आए हैं? कौन से एरियाज है जहां और काम करने की जरूरत है? मतलब आपने जो एजुकेशन की बात की, और बहुत अच्छा, जो कि मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ। शिक्षा एक समय था कि हम उसको आत्म परिष्कार से जोड़ते थे, और आज वो रोजगार से जुड़ गई जी। और नॉलेज इज पावर, अब कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन अब उस नॉलेज की कोई उपयोगिता नहीं है जो रोजगार की मंडी में आपको मोटा पे पैकेज नहीं दिलवा सकता। सही बात, सही बात। जबकि शिक्षा हमारे यहाँ एक होता था कि आप औपचारिक शिक्षा जो आपको स्कूल में मिलती है या यूनिवर्सिटी में मिलती है, एक होती थी अनौपचारिक शिक्षा, घर, परिवार, बाजार, है ना, उससे आप निकलते हैं, तजुर्बात, एक्सपीरियंस। शिक्षा ऐसी होती है, किसी ने कहा भी है, याद आ रहा है मुझे, कि शिक्षा का मतलब है संगमरमर के लिए जैसे मूर्ति कला, यानी बच्चे को गढ़ना और एक कारीगर का जो सौंदर्य बोध होता है उसके साथ गढ़ना होता है। क्या बात। नजरिया, शिक्षा हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा को तीसरी आंख कहा गया है। तीसरी आंख यानी नजरिया, जीवन को देखने का नजरिया। शिक्षा आपको सिखाती है, सही शिक्षा वही है जो आपको सिखाती है क्या गलत है, क्या सही, फर्क करना सिखाती है। जैसे ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन एक ताश का खेल है। आपके पास, आप कहाँ पैदा होते हैं ये आपके हाथ में नहीं है, है ना। और आप बहुत अच्छे घर में पैदा हो सकते हैं, बहुत ऐसे घर में भी पैदा हो सकते हैं, है ना। बिल्कुल।
तो आपका बस नहीं है। आपके पास खराब पत्ते आ गए, आप इस घर में पैदा हो गए, आपके पास अच्छे पत्ते आ गए, अच्छे घर में पैदा हो गए। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा ने सही विजन दे दिया, सही नजरिया आपके पास आ गया, तो खराब पत्ते के बावजूद आप जिंदगी का खेल अच्छी तरह से खेल लेंगे। क्या बात। और अगर नजरिया आपका गलत है तो अच्छे पत्ते के बावजूद जिंदगी का खेल आप बिगाड़ देंगे। और शिक्षा भी यही करती है, अच्छी तालीम आपको मिली है, क्या बात, तो आप जिंदगी को संवार लेंगे। क्या बात, क्या बात। शिक्षा के बारे में बात हुई, लेकिन अगर हम आपकी बुक्स के बारे में लोगों को न बताएं तो ये हक अदाई नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हमारी कैमरा टीम जो है इन पुस्तकों के कवर्स पे फोकस करे। हमें बताइए कि इस किताब को आपने कब लिखा और ये किताब का नाम? ये किताब का नाम हिंदी के निर्माता है, और मैं एक मैगजीन जो कि साहित्य की मैगजीन थी, साहित्य अमृत, उसके संपादक थे बहुत बड़े मनीषी चिंतक निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र, उनके साथ संयुक्त संपादक थी उसी मैगजीन में, साहित्य अमृत में। उसमें एक कॉलम निकलता था हिंदी के निर्माता, और मैंने 8 साल तक वो कॉलम लिखा। 100 राइटर्स पर ये किताब है जिन्होंने हिंदी को खड़ा किया, हिंदी को माजा, हिंदी को संवारा। एक और किताब जनसंपर्क प्रबंधन है, और मेरा जो काम है वो मीडिया पर है। मैं स्त्री विमर्श, मीडिया, भाषा और साहित्य, तो किताबें जो है मीडिया पर भी मेरी है। जनसंपर्क प्रबंधन उसी का हिस्सा है। ये विज्ञापन की दुनिया है। विज्ञापन की दुनिया ने, देखिए, बच्चे को भी आज माँ काम करती है, टीवी के सामने बैठा देती है, बचपन से ही वो विज्ञापन से सूत्र सीखता है। सही बात। तो विज्ञापन की दुनिया के बारे में भी मुझे बात करना और लिखना अच्छा लगा। विज्ञापन के बारे में आपने लिखा है इस किताब में। जी, और भी हमारे पास कुछ किताबें हैं जिनको हम दिखाएंगे इस किताब के बारे में। ये समाचार बाजार की नैतिकता है, और समाचारों की दुनिया ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरी तरह से बदल गई है। मीडिया बदला है। आज़ादी के पहले का मीडिया था, आज़ादी के बाद वो मिशन हुआ। पहले वो मिशन था आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद व्यवसाय हुआ, और ग्लोबलाइजेशन में वो बाजार की कठपुतली भी बना हुआ है। जितने मल्टीनेशनल चैनल आ गए हैं, तो सही बात। और ये आधी दुनिया का सच है। ये महिलाओं के जीवन की जो त्रासदी है, उनके जीवन की जो चुनौतियां हैं, उनके जीवन का जो संघर्ष है, और संघर्ष को पाट करके वो कैसे जो है प्रगति कर रही हैं, और कैसे इंच इंच करके स्त्री की जिंदगी आगे बढ़ी है, और उसमें क्या बदलाव आए हैं, उन सबको पिरोती। और ये मंडलीकरण और मीडिया, ग्लोबलाइजेशन के बाद मीडिया की जो दुनिया बदली है, उसका जो फलक बदला है, उस पर उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, और उसकी सामग्री में क्या परिवर्तन आया है, उसकी कलेवर में क्या परिवर्तन आया है, उसके फॉर्मेट में क्या परिवर्तन आया है, लैंग्वेज में क्या परिवर्तन आया है, तो ये सब बहुत सारी किताबें हैं जिनके बारे में हमें तफसीलन बात करनी थी, लेकिन आप देखिए आपसे गुफ्तगू करते करते पता ही नहीं चला समय का पता समय का 2 मिनट अच्छी बात थी। नहीं मुझे भी पता नहीं लगा कि समय कहाँ चला गया। नहीं, आपकी बातचीत में ना हम खो से गए हम, और चाहते नहीं थे कि हम वक्फा लाएं आपकी बातचीत में, आपको स्टॉप करें, क्योंकि आपका जो लहजा है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो रेंडरिंग है, जिस तरह से आप बात करती हैं, बहुत ही अच्छी। और हमारे पास अब एक आखिरी मिनट है, तो हमारी यूथ के लिए जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, क्या पैगाम होगा? यूथ को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने देश से प्यार करें, और समय की कद्र करना सीखें, क्योंकि समय का पता नहीं, लौट करके वो नहीं आता है। और वही जो मैंने कहा कि जिंदगी में अपने विजन को सही रखें। क्या बात है। अपने लक्ष्य को तय करें, और उस लक्ष्य को जो आपने तय किया है उसके अनुसार जो है कर्म करें, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही माने खेज पैगाम के लिए और इतनी अच्छी बातों के लिए। हमें उम्मीद है, हमें दुआ करते हैं कि आप जितनी देर भी कश्मीर में रहें, आपका स्टे यहाँ पे अच्छा रहेगा, और इसमें अगर हमारी ज़रूरत कहीं पड़ती है तो हम हाजिर हैं। हमें भी आप कांटेक्ट करके जो है यहाँ का कल्चर, यहाँ की तहजीब व तमद्दुन के बारे में कुछ भी आपको जानना हो तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आया। आपके लिए भी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बातचीत के लिए। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। पूरे कश्मीर को मेरा प्रणाम। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस आज संडे मॉर्निंग को हमने बहुत ही माने खेज और मीनिंगफुल बनाया। इसमें प्रोफेसर कुमोद शर्मा ने जो गुफ्तगू की साहित्य के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, बहुत सारी सीख इसमें थी, लेकिन आज वक्त अब नहीं है कि और बातचीत करें, इसलिए मुझे और वसाफ को इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एन.के।